हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्प्लिट इन द कांग्रेस, ये जो टॉपिक दिया हुआ है उसको समझेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर पता है क्या समझेंगे? यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे कांग्रेस, जो कि एक यूनाइटेड पार्टी है, राइट, उसमें कैसे अलग अलग फैक्शंस बन जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो ग्रुप्स है वो धीरे धीरे उनके बीच में जो टकराव है, राइट, जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली क्या है? कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी क्या बन जाती है? कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, राइट। ये जो है वो एक तरीके से सिंडिकेट के द्वारा लीड करी जाती है। सिंडिकेट क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। और ये जो दूसरी पार्टी जो दूसरी कांग्रेस में जो डिवीजन होता है, जिसको हम कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट बोलते हैं, दिस वाज द फैक्शन, या ये एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसी पार्टी इस्टेब्लिश हो गई थी जो कि बेसिकली इस पूरे ग्रुप को इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, राइट। तो एक पार्टी से कैसे डिवीजन हो जाता है एक पार्टी में, और दो अलग अलग ग्रुप्स में ये जो पूरी कांग्रेस पार्टी है वो डिवाइड हो जाती है, इसको हम समझेंगे। और कैसे इंदिरा गांधी अपने आप को बोलती है, इंदिरा गांधी के जो ये जो ग्रुप है कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, ये अपने आप को कहता है कि ये कैसे जो रियल कांग्रेस है वो ये है, रादर देन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरी कहानी क्या है आखिरकार, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है, डिटेल्स जो हमें जाननी है ताकि हमें ये चीज़ें समझ में आ जाए कि स्प्लिट इन द कांग्रेस का मतलब क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, तो ये हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक देखो हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करा। हमने ये समझा है कि 1967 इलेक्शंस के बाद में कांग्रेस ने सेंटर में तो अपनी पावर को रिटेन किया, राइट। कांग्रेस के पास मेजोरिटी तो थी, इवन दो मेजोरिटी में जो सीट नंबर है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ इन कंपैरिजन टू पिछले 3 जनरल इलेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा सीटों पर वो जीत रही थी। बट इस बार जो 1967 में इलेक्शन हुए उतनी ज़्यादा सीटें वो लेकर नहीं आ पाई, बट स्टिल मेजोरिटी तो थी ना, राइट। लेकिन हमने ये देखा कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा कमज़ोर कहाँ पड़ती है? कांग्रेस पड़ती है स्टेट्स में कमज़ोर, क्योंकि लगभग 8 या 9 स्टेट्स के आसपास में क्या देखते हैं हम लोग? न्यू पार्टी, नॉन कांग्रेस पार्टी, जो नॉन कांग्रेसिज्म का जो आइडिया हमने अंडरस्टैंड करा था पिछले वीडियो में, वो यहाँ पर दिखाई देता है कि हाँ भाई, नॉन कांग्रेस पार्टीज़ क्या कर लेती है, कोलिशन बना लेती है अपना, और कांग्रेस के खिलाफ एक तरीके से एंटी कांग्रेस फ्रंट को लीड करती है सारी पार्टीज, एंड वो लोग जीत जाते हैं 8 स्टेट्स के अंदर। समझ में आ गया? तो ये चीज़ तो हमने समझी। साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी समझा कि भले ही लगभग 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस की सरकार आ जाती है, लेकिन ये नॉन कांग्रेस बिकॉज इसमें अलग अलग पार्टीज़ है, राइट, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ है यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ की। तो जब ये मिलकर के सरकार बनाते हैं तो यहाँ पर भी अलग अलग स्टेट्स में सरकारें बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाती, राइट। क्या बोला गया है? तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट्स है स्टेट्स में, दे डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक वो लोग नहीं चल पाए। दे आइदर लॉस्ट मेजोरिटी, या तो उन्होंने मेजोरिटी को लूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस उस समय क्या शुरू हो गई थी? डिफेक्शन। पिछले टॉपिक में हमने ये चीज़ें समझी है, डिफेक्शन होने लगा था। तो बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, तो सरकार गिर जाती थी, राइट। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ में इधर न्यू कॉम्बिनेशंस वर फॉर्म्ड और प्रेसिडेंट्स रूल वर ऑल्सो इम्पोज, या तो नए दोबारा से क्या हो रहा था, दोबारा से कैबिनेट, दोबारा से एक तरीके से मिनिस्टरशिप डिसाइड करी जा रही थी, या फिर क्या होता कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जा रहा था। जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही थी, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑप्शन यही बचता था कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाए, ठीक है। तो मतलब सिचुएशन ऑब्वियसली बात है कि स्टेट्स में सिचुएशन ठीक नहीं थी, क्योंकि इनस्टेबल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में देखने को मिली। पहले तो कांग्रेस की मेजोरिटी की सरकार थी, तो भाई सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से चल रही थी पिछले 15 साल में। लेकिन जैसे ही 1967 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आने लगी, क्योंकि किसी के भी पास मेजोरिटी नहीं थी, वो कोलिशन के जरिए अपनी मेजोरिटी को स्टैब्लिश कर रहे थे, तो इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी दिखाई दी, एंड बहुत कम टाइम में लगातार सरकार क्या हो रही थी, एक तरीके से गिर जा रही थी। अब यहाँ पर हम समझेंगे इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या है, सिंडिकेट में कौन कौन मेंबर्स आते हैं, उसका रोल क्या है, ये भी समझेंगे, और कैसे इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट हमें दिखाई देता है। तो कांग्रेस में ये क्या चीज़ है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया? ये बोला गया कि जो रियल चैलेंज है ना इंदिरा गांधी को रियल चैलेंज अपोजिशन पार्टीज़ ने नहीं दिया। रादर इंदिरा गांधी की जो पावर है, इंदिरा गांधी का जो स्टेटस था, उनको एक्चुअली में चैलेंज किसने करा है? पार्टी के अंदर से चैलेंज उनको मिला है। कैसे पार्टी के अंदर से? शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस।
कांग्रेस के अंदर से उनको क्या मिला, एक तरीके से कंपटीशन मिला, क्योंकि उनको सिंडिकेट नाम का जो ग्रुप है उसके साथ डील करना पड़ रहा था। सिंडिकेट ग्रुप क्या है भाई, एक ऐसा ग्रुप है, सिंडिकेट बेसिकली कांग्रेस के कुछ पावरफुल लीडर्स, जैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज, राइट, कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स एक तरीके से क्या कर रहे थे, जो पूरे कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करते थे, डिसाइड करते थे कि भाई ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, ये कांग्रेस में ये मिनिस्टर पद में जाएंगे, या जो भी पूरी कांग्रेस पार्टी को चलाने की जो एक तरीके से कमांड है वो इनके हाथों में थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस के। तो ये क्या कर रहे थे, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे थे बार बार किसको, इंदिरा गांधी को, राइट। उनकी पॉलिसीज़ को, इंदिरा गांधी की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे थे, देखो यहाँ पर समझो। हुआ क्या था कि सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर बाय इंश्योरिंग हर इलेक्शन एज अ लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी है कि जब ये डिसाइड किया जा रहा था शास्त्री जी के बाद कि भाई कौन किसको बनाए, प्रधानमंत्री किसको बनाए, किसको एक तरीके से कांग्रेस का लीडर बनाए, तो सिंडिकेट ने किसको सपोर्ट करा, एक तरफ थे मोरारजी देसाई, एक तरफ थी इंदिरा गांधी। शी वॉज नॉट वेरी एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन टू मोरारजी देसाई, लेकिन फिर भी इनको बोला गया कि इनको इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया, सिंडिकेट ने सपोर्ट करा। रीज़न पता है क्या था, रीज़न ये था दैट दीज लीडर्स एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस। तो ये लोग पता है क्या सोच रहे थे, ये चीज़ भी हमने पहले डिस्कस करी है, ये सोच रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, एक तरीके से उनके सामने क्या है, बच्ची है। क्यों, बिकॉज दे वर वेरी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन इंदिरा गांधी को उस समय अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इनएक्सपीरियंस के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे जा सकती है कि सब कुछ धीरे धीरे सीखेंगी वो अभी। राजनीति का मतलब क्या है, राजनीति में क्या क्या चीज़ें करनी है और देश को संभालना कैसे है, सब कुछ एकदम एक तरीके से सब कुछ उनके लिए नया है, ठीक है। राजनीति को देखेगी वो रियल टर्म्स में। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि देखो, क्योंकि अभी उनके पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इंदिरा गांधी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इंदिरा गांधी को बना देते हैं। एंड क्योंकि इंदिरा गांधी को भी ये समझ है कि भाई उनसे ज़्यादा अच्छा एक कॉम्पिटिटर था, ठीक है, मोरारजी देसाई थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको छोड़कर क्योंकि इंदिरा गांधी को बनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द सिंडिकेट लीडर्स, तो इंदिरा गांधी क्या करेगी, एक तरीके से इनकी तरफ वो ओब्लाइज रहेगी, इंडेप्टेड रहेगी कि भाई ठीक है, आपके सपोर्ट की वजह से इंदिरा गांधी क्या बन गई, एक तरीके से प्रधानमंत्री बन गई बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। इस तरीके से वो लोग सोच रहे थे। दूसरी बड़ी चीज़ क्या थी, दूसरी बड़ी चीज़ वो ये थी कि वो इंदिरा गांधी को एक तरीके से ये सोच रहे थे कि वो इंदिरा गांधी को कंट्रोल कर लेंगे। इंदिरा गांधी की जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये लोग कर लेंगे बिकॉज दे बिलीव्ड कि इंदिरा गांधी को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ भी एडवाइस वगैरह होगा वो किससे लेने आएगी, सिंडिकेट से लेने आएगी। समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें थी। ओके, एक तरीके से इंदिरा गांधी को केवल कठपुतली के तौर पर देखा जा रहा था कि ये केवल क्या करेगी, केवल एज अ पीएम के तौर पर बैठी रहेगी, बट रियल पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, सिंडिकेट, ये जो इन्फ्लुएंशियल लीडर है ये काम करेंगे रियल में। समझ में आ गया, ये चीज़ थी। लेकिन अगर लीडर इंदिरा गांधी जैसे हो तो फिर ये जो एजम्पशन थे वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं यहाँ पर। तो होता क्या है, इंदिरा गांधी ने अपने आप को असर्ट करा, ठीक है, अपनी जो गवर्नमेंट है, साथ ही साथ जो पार्टी है, उसमें जो उनका पावर है ना, उनको अपने हाथ में लेना चालू करा, अपनी पावर को अपने दिमाग के अनुसार यूज़ करना चालू करा। इट वॉज नॉट दैट शी वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन सिंडिकेट फॉर द एडवाइस, ऐसा नहीं था। इसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, शी चोज हर ट्रस्टेड ग्रुप्स ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। पार्टी के बाहर से जो उनके सपोर्ट एक तरीके से ट्रस्टेड एडवाइजर्स थे, उनसे उन्होंने सजेशंस लेने चालू करे, राइट। एंड स्लोली एंड केयरफुली क्या हो जाता है, शी साइडलाइंड द सिंडिकेट, साइडलाइन कर दिया सिंडिकेट को। यानी कि सिंडिकेट जो सोच रहे थे कि हमसे पूछा जाएगा, हमसे सारी एडवाइस ली जाएगी बिकॉज वी आर एक्सपीरियंस्ड एंड बिकॉज हमारे सपोर्ट की वजह से ही इंदिरा गांधी क्या बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। तो भाई ये लोग तो बहुत उम्मीदें लगा करके बैठे थे कि सारी की सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे, पॉलिसी कैसे होगी, किसके लिए काम करना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। बट ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो सिंडिकेट सोच के चल रहा था कि प्रधानमंत्री बनेगी इंदिरा गांधी तो हम ऐसे ऐसे कंट्रोल करेंगे, क्या वो पूरा हो पाया, नहीं पूरा हो पाया। तो इसी की वजह से यहाँ से हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने क्योंकि अपने आप को असर्ट करा, उसने बोला इंदिरा गांधी ने कि भाई देखो, पावर मेरे हाथों में है ना, तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगी, मैं अपने लोग जो मुझे लगते हैं कि ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर हम रिलाई करेंगे। इस तरीके से इंदिरा गांधी का अप्रोच रहा और सिंडिकेट का अप्रोच कुछ और था। इसीलिए दोनों के बीच में क्या होने लगा, एक तरीके से यहाँ से कन्फ्लिक्ट होना चालू हो गया, राइट। समझ में आया। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर कांग्रेस सिंडिकेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है थोड़ा सा, जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, उसको हम कवर करते हैं। तो सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, रियल टर्म मीनिंग अगर आप देखोगे, रियल मीनिंग क्या होता है सिंडिकेट का मतलब होता है कुछ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या कर रहे हैं, जो एक साथ आ रहे हैं, विच आर कमिंग टुगेदर
सो दैट दे कैन अचीव अ पर्टिकुलर एम। एक एम को अटेन करने के लिए, एक एम को अचीव करने के लिए सब लोग एक साथ आते हैं, उसको एक तरीके से उस ग्रुप को सिंडिकेट कहा जाता है। तो कांग्रेस में जो सिंडिकेट है वो क्या है? बेसिकली सिंडिकेट वॉज अ इनफॉर्मल नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स हु वर इन कंट्रोल ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करना है, किसको क्या रोल, किसको क्या पावर पोजीशन देनी है पार्टी के अंदर, सारी चीज़ें डिसाइड करने वाला जो ग्रुप था उसका एक इनफॉर्मल नाम था क्या? कांग्रेस में सिंडिकेट। समझ में आ गया? इसको लीड कौन कर रहे थे? के कामराज लीड कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इट वॉज लेड बाय के कामराज, जो कि फॉर्मर क्या थे? तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। ये चीज़ हमने पहले भी अंडरस्टैंड करी है कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा उसमें कुछ पावरफुल स्टेट लीडर्स भी थे, जैसे कि एस के पाटिल बॉम्बे सिटी से, फिर उसके बाद एस नीजा अलिंगप्पा भी थे जो कि मैसूर से थे, साथ ही साथ में नीलम संजीवा रेड्डी भी थे जो कि आंध्र प्रदेश से आते थे, एंड अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से आते थे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम के कामराज या फिर एस के पाटिल हो गया, एंड निजालिंगप्पा हो गया, साथ ही साथ नीलम संजीवा रेड्डी हो गया, अतुल घोष हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो सिंडिकेट का पार्ट होते थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी को अपॉइंट करना हो एज पीएम, चाहे इंदिरा गांधी को अपॉइंट करना हो एज अ पीएम, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किसकी वजह से मिला है? इनको सपोर्ट बिकॉज सिंडिकेट ने इन सब लोगों को सपोर्ट करा, इन दोनों को सपोर्ट करा। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनके पीएम बनने का, राइट। तो मेन लीडरशिप ही अगर इन लोगों को सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है ये लोग जीतेंगे, राइट, क्योंकि पार्टी के अदर मेंबर्स भी मेन लीडरशिप के अकॉर्डिंगली चलेंगे, है ना, क्योंकि सब कुछ तो यही डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर आगे फ्यूचर में उनको कुछ काम करना है, अगर कांग्रेस के एमपीज़ को, एमएलएज को कुछ बड़ा पद चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको कांग्रेस के मेन लीडरशिप की बात माननी पड़ेगी, राइट। इसलिए अगर कांग्रेस की लीडरशिप बोल रही है कि भाई इस बार ये बनाना चाहते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको एग्री करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें हो रही थी। सिमिलरली अगर आप देखोगे कांग्रेस के स्प्लिट के बाद क्या होता है? बेसिकली कांग्रेस के स्प्लिट के बाद द लीडर्स ऑफ द सिंडिकेट एंड दोज ओइंग एलिजेंस टू देम स्टेड विद द कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस का जब स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस ओ में और कांग्रेस आर में, तो जो सिंडिकेट के लीडर्स थे वो बेसिकली कांग्रेस ओ में रहते हैं। समझ में आ गया? तो कांग्रेस ओ के वो पार्ट रहते हैं। कांग्रेस आर वॉज द पार्टी जो एक तरीके से क्या हो जाती है, कांग्रेस आर एक ऐसा ग्रुप हो जाता है जो इंदिरा गांधी के द्वारा लीड करा जाता है। तो इसलिए सिंडिकेट के मेंबर्स किसका पार्ट रहे? कांग्रेस ओ का पार्ट रहे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है कि बेसिकली इंदिरा गांधी क्या कर जाती है? इंदिरा गांधी अगर आप देखोगे इलेक्शन में 1971 में, जो 1971 में इलेक्शन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इंदिरा गांधी दोबारा से जीत जाती है। तो उस समय उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जो सारे के सारे जो सिंडिकेट के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो अपनी पावर को और जो अपना प्रेस्टीज है पॉलिटिक्स में उसको लूज़ कर देते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, काफ़ी सारे मेंबर्स रिटायर भी हो जाते हैं। इसकी वजह से कांग्रेस ओ धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है, एंड इट इज़ द कांग्रेस आर विच वॉज लेड बाय इंदिरा गांधी जो डोमिनेंट पार्टी के तौर पर स्टैब्लिश अपने आप को करती है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें थी बेसिकली कांग्रेस सिंडिकेट के बारे में पढ़ा कि अच्छा भाई कांग्रेस सिंडिकेट के लीडर्स यानी कि ऐसे लीडर जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, एंड जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राइट, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क रहता था हर बार, तो उसमें डिसाइड करने में, उसमें डिसीजन लेने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा? इंदिरा गांधी डज फेस्ड टू चैलेंजेस। पहला चैलेंज इंदिरा गांधी ने जो फेस करा है वो क्या अंडरस्टैंड करा है? अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट, क्योंकि सिंडिकेट बार बार कोशिश क्या कर रहा है? इंदिरा गांधी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। उनका अजम्पशन ये था कि इंदिरा गांधी सब कुछ उनके मुताबिक करेगी, बट शी वॉज नॉट डूइंग लाइक दैट। वो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी, अपने लोगों को जो उनको लग रहा था कि ये व्यक्ति ट्रस्टेबल है उनसे पूछ रही थी सारी चीज़ें, रादर देन रिलाइंग अपॉन द सिंडिकेट। तो ये चीज़ें हो रही थी। तो इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, किसी भी तरीके से जो सिंडिकेट कह रहे हैं ना कि हमारे सपोर्ट की वजह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है, तो वो एक तरीके से चीज़ों को कम किया जाए और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी विद इन द कांग्रेस इतनी ज़्यादा बढ़ाई जाए कि इंदिरा गांधी को भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अंदर जो मेंबर्स है वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने लगे, रादर देन कि वो सिंडिकेट को सपोर्ट करे। तो इंदिरा गांधी अपने आप को एक पावरफुल लीडर के तौर पर विद इन द कांग्रेस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, ताकि सिंडिकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा कम हो और इंदिरा गांधी को एक तरीके से इंडिपेंडेंस मिले, वो अपने आप के मुताबिक अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सके। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, शी ऑल्सो नीडेड टू वर्क टुवर्ड्स रीगेनिंग द ग्राउंड्स दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन।
तो क्या बोला जा रहा है कि 1967 इलेक्शन में काफ़ी सारे ग्राउंड्स थे जो मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स में कांग्रेस मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाई थी, राइट। तो अब क्या करना है, अब उन सभी स्टेट्स में भी कांग्रेस की जो सीटें हैं उसको भी इंक्रीज़ करना है। तो दो तरफ लड़ाई लड़नी है। पहला है कि खुद को इंडिपेंडेंट लीडरशिप के तौर पर स्टैब्लिश करना है ताकि सिंडिकेट इन्फ्लुएंस ना कर सके किसी भी तरीके से उनके ऊपर। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि कांग्रेस को जिताना भी है, स्टेट्स में भी जिताना है जहाँ पर पहले कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, राइट। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, एक बहुत बोल्ड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करा। क्या स्ट्रैटेजी थी? शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। जो पावर स्ट्रगल कांग्रेस में चल रहा था कि एक तरीके से एक तरफ क्या है यहाँ पर, एक तरफ है इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ क्या है, सिंडिकेट। तो दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रहा है। सिंडिकेट अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ लेकर आने की कोशिश कर रही है, दबाव बना रही है इंदिरा गांधी पर कि भाई ये वाली पॉलिसीज़ लेकर के चलो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, राइट। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी क्या कर रही है, वो रेजिस्ट कर रही है सारी चीज़ों को, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना चाहती है, ठीक है। तो ये पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो इस पावर स्ट्रगल को उन्होंने आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। किसने? इंदिरा गांधी ने। कैसे कन्वर्ट करा? तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च करी जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसी थी। लेफ्ट और राइट का डिफरेंस आप समझ चुके हो। लेफ्ट का मतलब होता है बेसिकली ऐसी पॉलिसीज़ जो प्रो पुअर पॉलिसीज़ हो, जो बेसिकली रिफॉर्म वाली पॉलिसीज़ हो, राइट। तो ऐसी पॉलिसीज़ इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट करनी चालू करी। उन्होंने क्या करा, शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट अ 10 पॉइंट प्रोग्राम। कब अडॉप्ट किया जाता है? 1967 में। तो उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमिटीज़ को एक तरीके से मिल करके क्या करा, उन्होंने बोला कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कि वो क्या करे, 10 पॉइंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करे। ये 10 पॉइंट प्रोग्राम क्या होता है भाई? 10 पॉइंट प्रोग्राम जो 1967 में आता है, तो दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स, इसमें बेसिकली काफ़ी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। इट इज़ नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोग्राम्स है। एंड जैसे कि सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, यानी कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है बैंक्स के ऊपर वो इंक्रीज़ करना। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी गवर्नमेंट का कंट्रोल करना। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी पर एक कंट्रोल, एक तरीके से सीलिंग लगाना, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उस पर सीलिंग लगाना। एंड इनकम पर भी सीलिंग लगाना, जो एक्स्ट्रा इनकम है। सिमिलरली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आना। हाउस साइट्स का प्रोविजन देना, यानी कि ऐसे रूरल पुअर जिनके पास घर नहीं है उनको वो देना, राइट। तो वाइल द सिंडिकेट लीडर्स फॉर्मली अप्रूव दिस लेफ्ट विंग प्रोग्राम, दे हैड सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट द सेम। तो हमने समझ लिया कि वो एक तरीके से प्रो पुअर स्कीम्स जहाँ पर गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट एक तरीके से क्या कर रही है, कंट्रोल स्टैब्लिश कर रही है। प्रॉपर्टी की बात करें, बैंक्स की बात करें, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, सरकार का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। ऐसी पॉलिसीज़ को 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंतर्गत लेकर आया गया था। और ये सारी चीज़ें क्या थी, प्रो पुअर पॉलिसीज़ थी एक तरीके से, राइट। तो ये आइडियोलॉजी थी। इस आइडियोलॉजी के साथ इंदिरा गांधी ने काम करना चालू करा। इसकी वजह से क्यों हम कह रहे हैं कि एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, इसलिए है क्योंकि जो सिंडिकेट के लीडर्स थे, भले ही उन्होंने फॉर्मली अप्रूव कर दिया हो ये लेफ्ट विंग जो प्रोग्राम लेकर के आई इंदिरा गांधी, उन्होंने फॉर्मली तो अप्रूव कर दिया, लेकिन उनके पास बहुत सारी सीरियस रिजर्वेशंस थे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर। सीरियस रिजर्वेशंस यानी कि कुछ डिसएग्रीमेंट थे कि मतलब एक तरीके से ऊपर से वो हाँ कर रहे थे कि ठीक है ये प्रोग्राम कर लो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोग्राम। वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से संतुष्ट नहीं थे कि यहाँ पर सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश कर रही है, तो इस चीज़ की वजह से भी मे बी शायद वो जो सिंडिकेट है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। एंड काफ़ी सारे उनके डिसएग्रीमेंट्स थे जो इंदिरा गांधी लेकर आने की कोशिश कर रही थी अंडर द 10 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। तो समझ में आया। पहली चीज़ क्या होगी, पहली दिक्कत होगी कांग्रेस एक तरीके से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में कि भाई दोनों क्या कर रहे हैं, सिंडिकेट इंदिरा गांधी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, इंदिरा गांधी बोल रही है नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करूंगी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने क्या करा, इस चीज़ को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में यानी कि एक तरीके से जो सिंडिकेट एक अलग आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाह रहा था, कुछ अलग पॉलिसीज़ लेकर के आना चाह रहा था, मोर ओवर लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसीज़ हो या अदर काइंड ऑफ पॉलिसीज़ हो जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहे, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को वो फेवर करना चाहते थे। तो दूसरी तरफ ऐसे क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने क्या करा, इसके अपोजिट पॉलिसीज़, लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को इंदिरा गांधी ने लेकर आना चालू करा, राइट। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से भी दोनों के बीच में और ज़्यादा टकराव और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस पैदा हो जाती है, क्योंकि दोनों काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक तो हमने चीज़ें समझ ली, क्लियर कर ली है कि भाई क्या होने लगा है, जो यूनिटी थी ना कांग्रेस में, उसमें थोड़ा सा टकराव, उसमें थोड़ी सी दरार पड़ने लगी है, राइट।
अब उसमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट में बिल्कुल बट जाती है, एंड कांग्रेस ओ कांग्रेस आर इन सब का क्रिएशन हो जाता है, तो उसके लिए उसका जो फाइनल रीज़न रहा है कि अल्टीमेटली एक तरीके से जो फाइनल हथौड़ा मारना होता है ना, जिसको कहते हैं यूनिटी है, ठीक है, यूनिटी लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ चुकी है, फिर एक और अगर हैमर लगेगा, एक और हथौड़ा मारा जाएगा तो यूनिटी बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। तो वो जो फाइनल ब्लो था ना इस यूनिटी को, वो किसकी वजह से मिला, वो हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो हो क्या रहा था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे थे कंट्री में, कब, 1967 में। तो द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन ओपन इन 1969। अब जो फैक्शनल राइवलरी थी, जो पहले पीछे ही चल रही थी, पीछे का मतलब एक तरीके से मन मन में चल रही थी कि भाई मैंने कुछ बोला, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, कांग्रेस सिंडिकेट कुछ कह रहे थे, इंदिरा गांधी रिजेक्ट कर रही थी, तो ये चीज़ें क्या थी, बहुत ज़्यादा पब्लिकली ओपन में नहीं आ रही थी चीज़ें, खुले तौर पर एक दूसरे को वो एक तरीके से बात नहीं कर रहे थे, खुले तौर पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, राइट, और खुले तौर पर ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहे थे जो एक दूसरे के खिलाफ हो, ठीक है। अब तक चीज़ें ओपन में नहीं आई थी, लेकिन अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने लगा तो चीज़ें ओपन में आने लगी, जो कन्फ्लिक्ट था, जो राइवलरी थी ना, वो दिखाई देने लगी कि भाई साफ साफ दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो चुकी थी, तो उसकी वजह से जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था इंडिया की, वो एक तरीके से खाली हो चुका था, इट बिकेम वैकेंट। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो कांग्रेस के सिंडिकेट लीडर्स होते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो एक इंदिरा गांधी के जो लॉन्ग टाइम अपोनेंट थे, जैसे एंड साथ ही साथ वो स्पीकर भी थे लोकसभा के, नीलम संजीवा रेड्डी, उनको ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर स्टैब्लिश करा कि भाई ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे ना, अगर पोस्ट खाली है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिंडिकेट वाले ने क्या करा, सिंडिकेट वालों ने, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कांग्रेस का सब कुछ वो देख रहे थे कि कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन नॉमिनेट होगा, कहाँ से क्या क्या चीज़ें, सब कुछ वो लोग देख रहे थे। तो सिंडिकेट ने क्या करा, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के जो बहुत लंबे अपोनेंट रहे और उस समय जो लोकसभा के स्पीकर थे, कौन थे भाई, नीलम संजीवा रेड्डी, उनको नॉमिनेट कर दिया, उनको नॉमिनेट कर दिया, डिस्पाइट दैट कि इंदिरा गांधी एक तरीके से इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, ये जानती थी कांग्रेस सिंडिकेट, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, नीलम संजीवा रेड्डी को ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया कि भाई ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होगा, नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे प्रेसिडेंट के चुनाव। इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी चुप नहीं बैठी यहाँ पर, इंदिरा गांधी ने रिटालिएट करा इस पर्टिकुलर चीज़ को, क्योंकि इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थी नीलम संजीवा रेड्डी। तो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी को पता है क्या था, इंदिरा गांधी को ये लग रहा था कि देखो अगर नीलम संजीवा रेड्डी बन जाते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिंडिकेट, ये खुद सिंडिकेट का पार्ट है भाई, और इंदिरा गांधी क्या कर रही है, अपनी इंडिपेंडेंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, किसी भी तरीके से सिंडिकेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ना हो उनके ऊपर, अपने आप वो इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस एक तरीके से क्रिएट करे, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सके। लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी अगर जीत जाते हैं और वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो क्या होगा, प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके से अपनी पावर्स को इन्फ्लुएंस करने, उनकी पावर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कुछ काम करने की कोशिश करेगी तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से जब इंदिरा गांधी का अल्टीमेट एम है कि वो आज़ादी एक तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना चाह रही है, लेकिन अगर नीलम संजीवा रेड्डी जीत जाते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो फिर इंदिरा गांधी का ये एम तो अटेन नहीं हो रहा ना, इसमें तो एक तरीके से रोड़ा आ रहा है, राइट, हर्डल आ रहा है एक तरीके से। तो फिर इसके बाद क्या करती है, ऑब्वियस ही बात है कि फिर इंदिरा गांधी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो रिटालिएट कैसे करा उन्होंने उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वी गिरी, जो कि इंदिरा गांधी के एक तरीके से क्लोज माने जा सकते हैं, जैसे कांग्रेस के सिंडिकेट के लीडर क्या है, एक तरीके से नीलम संजीवा रेड्डी, सिमिलरली इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या थे, एक तरीके से वी गिरी, राइट। तो इंदिरा गांधी चाह रही थी कि भाई वी गिरी आए, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो रही थी। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी को उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनकरेज करा कि भाई देखो तुम भी अपना क्या करो, नॉमिनेशन फाइल करो और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर फाइल करो। क्यों, क्योंकि ऑप्शन तो बचता ही नहीं है ना। जब कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी को बता दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि अब दूसरा कैंडिडेट थोड़ी ना कांग्रेस एक तरीके से बोलेगी कि दोबारा से कोई और दूसरा कैंडिडेट है। दो कैंडिडेट नहीं आ सकते एक पार्टी से, उस समय यूनाइटेड पार्टी थी कांग्रेस। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि वी गिरी आप क्या करो, आप अपना नॉमिनेशन फाइल करो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या देखने लगते हैं, अब चीज़ें बहुत क्लियर में आ गई, बहुत क्लियर में आ गई कि कांग्रेस सिंडिकेट, अगर आप देखोगे सिंडिकेट किसी और कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाना चाह रही है, इंदिरा गांधी किसी और कैंडिडेट को बनाना चाह रही है। तो क्लियर कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई देता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी है
दैट शी ऑल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स। जैसा पहले भी हमने देखा कि वो लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ लेकर चलना चाह रही थी, सिंडिकेट को ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़, राइट। तो उन्होंने फिर से दोबारा से बड़े बड़े पॉलिसी मेजर्स अनाउंस करे, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन करा, प्राइवेट बैंक्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल एक तरीके से स्टैब्लिश करा। दूसरी चीज़, एबॉलिशन ऑफ द प्रीवी पर्स और द स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू द फॉर्मर प्रिंसेस। तो जितने भी इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, जब वो इंडिया में ज्वाइन कर रहे थे, इंडिया में पार्ट बन रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था, उनसे प्रॉमिस किया गया था कि उनको हम क्या देंगे, कुछ काइंड ऑफ उनको कुछ अलाउंस देंगे, उनको कुछ काइंड ऑफ अलाउंस देंगे, कुछ प्रिविलेज देंगे, एंड इसी चीज़ को प्रीवी पर्स भी कहा जाता था। तो इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया कि भाई आज़ादी के इतने साल बाद हो चुके हैं, अभी भी प्रिंसली स्टेट्स को ये प्रीवी पर्स क्यों दिए जा रहे हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा गरीबी है, तो हम क्यों एक पर्टिकुलर सेक्शन को के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया। तो प्रीवी पर्स को क्या करा उन्होंने, फिर जब उनको एक तरीके से पावर आ जाती है, 1971 इलेक्शन में वो जीत जाती है, तो वो उस चीज़ को अबॉलिश कर देती है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, एक तरीके से वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है इस पर्टिकुलर चीज़ को, राइट। तो उस समय जो उस कांग्रेस में मोरारजी देसाई क्या थे, उस समय डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। तो मोरारजी देसाई को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो ये जो सारे इश्यूज़ थे, इंदिरा गांधी क्या करने की कोशिश कर रही थी, इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को एक तरीके से हटाने की कोशिश कर रही थी, बैंक्स का नेशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रही थी। तो ये सारे इश्यूज़ पर मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के साथ एग्री नहीं करते थे, एंड बहुत ज़्यादा सीरियस डिफरेंसेस एमर्ज हो गए उनके बीच में और मोरारजी देसाई और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, रिजल्टिंग इन देसाई लीविंग द गवर्नमेंट। तो देसाई, मोरारजी देसाई ने क्या करा, गवर्नमेंट को ही छोड़ दिया एक तरीके से, अपना जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप था उसको लीव कर दिया, क्योंकि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा इमर्ज हो गए। बेसिकली मोरारजी देसाई कह रहे थे कि जो प्रीवी पर्स है वो उसको हटाना एक मॉरल, एक तरीके से क्या होगा कि मोरालिटी के खिलाफ होगा, क्योंकि इंडिया ने इस प्रॉमिस के इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था आज़ादी के समय, जब वो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा था, कि आप अगर भारत में आओगे तो हम आपको अलाउंसेस देंगे। तो अगर उस समय इंडिया ने प्रॉमिस किया था तो इंडिया को ये प्रॉमिस निभाना चाहिए, उसको अबॉलिश नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मोरारजी देसाई अपनी बात रख रहे थे। बट यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बेसिकली कन्फ्लिक्ट हो जाती है, एंड फाइनली जो मोरारजी देसाई है वो क्या कर जाते हैं, पार्टी कह रही हूँ, मतलब जो गवर्नमेंट है एक तरीके से अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप, उससे एक तरीके से उसको छोड़ देते हैं। समझ में आ गया। तो ये कन्फ्लिक्ट देखो आप, कितने लेवल्स पर कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है। सिंडिकेट के बीच में, इंदिरा गांधी के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है। सिमिलरली जो एक तरीके से क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के, तो प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेशन करने में भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। अलग अलग कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने की कोशिश करी जा रही है दोनों तरफ से। सिमिलरली पॉलिसीज मेजर्स को लेकर के भी क्या हो रहा है, कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बीच में और मोरारजी देसाई के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या दिखाई देती है, कन्फ्लिक्ट दिखाई देती है। समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो सारे डिफरेंसेस थे, कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज wanted a showdown which took place during the presidential election। तो इससे पहले भी डिफरेंसेस थे, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया था कि दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं, एक तरफ इंदिरा गांधी, एक तरफ सिंडिकेट, ये दोनों के दोनों ग्रुप्स एक तरीके से एक दूसरे को अपनी पावर्स शो करना चाह रहे थे, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे कि भाई तुम एक तरीके से कांग्रेस में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, हम हैं ज़्यादा कांग्रेस में, जो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। एक तरीके से क्या हो गया, पूरे तरीके से पावर स्ट्रगल यहाँ पर क्लियर तरीके से दिखाना चालू करा, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चालू करी, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, देन कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा issued a whip asking all the Congress MPs and the MLAs to vote in the favor of Sanjeeva Reddy, the official candidate of the party। तो जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होने लगे तो कांग्रेस के जो उस समय प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक विप को इशू करा। विप क्या होता है, विप बेसिकली एक ऑर्डर होता है कि भाई देखो, जितने भी कांग्रेस के एमपीज़ हैं, जितने भी कांग्रेस के एमएलएज हैं, वो क्या करेंगे, कांग्रेस के एमपीज़ और एमएलएज किसको वोट करेंगे, वो नीलम संजीवा रेड्डी को ही वोट करेंगे। ये कांग्रेस का ऑर्डर है, ये कांग्रेस की पार्टी कमान का ऑर्डर है। अगर इसको कोई डिफाई करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर कोई नीलम संजीवा रेड्डी को वोट नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ उसके खिलाफ किया जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड विप। तो विप पार्टी जो कमांड होता है, जो मेन लीडरशिप होती है, प्रेसिडेंट या कोई और अदर इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो वो एक तरीके से ऑर्डर देता है कि तुम्हें ऐसे वोट करना है, इसको वोट करना है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हुई।
तो इस तरीके से कांग्रेस ने ऑफिशियली, कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप ने क्या करा, ये ऐसा लीडर एक तरीके से ऐसा ऑर्डर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, सपोर्टर्स ऑफ द इंदिरा गांधी रिक्विजिशनड अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बट दैट वाज रिफ्यूज्ड। क्या हुआ, तो जब उनको लगा, इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स भी थे उस समय, इंदिरा गांधी के धीरे धीरे सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे थे विद इन द पार्टी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तरीके से एक स्पेशल मीटिंग को रिक्विजिशन करा। रिक्विजिशन का मतलब होता है डिमांड करा कि एक स्पेशल मीटिंग होनी चाहिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। और वो क्या कहना चाह रहे थे वहाँ पर, बेसिकली वो चाह रहे थे कि देखो, वहाँ पर ये कह रहे थे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखो और कांग्रेस को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, एक ज़बरदस्ती ऑर्डर नहीं देना चाहिए कि एमपीज़ और एमएलएज नीलम संजीवा रेड्डी को ही वोट करेंगे, रादर उनको हमें खुला छोड़ देना चाहिए। इंडिपेंडेंट तरीके से उनको बोलना चाहिए कि आप अपनी चॉइस को इंडिपेंडेंट तरीके से एक्सरसाइज करो। अगर आपको लगता है कि नीलम संजीवा रेड्डी एक अच्छे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, एक अच्छे प्रेसिडेंट नॉमिनी है, तो उसको वोट करो। अगर आपको लगता है लेकिन कि वीवी गिरी भी अच्छे कैंडिडेट है, तो आप उनके लिए भी वोट करो। इस तरीके से वो लोग चाह रहे थे, कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स हैं वो इसलिए चाह रहे थे कि एक स्पेशल मीटिंग हो जाए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की और इस तरीके से कुछ डिस्कशन हो जाए, राइट। ताकि ये जो विप है, जो एक ऑर्डर आ गया है ऊपर से, कमांड से, प्रेसिडेंट की तरफ से कांग्रेस के, कि भाई नीलम संजीवा रेड्डी को ही वोट करना है, ऐसी चीज़ें क्या हो सके, इस पर दोबारा से वो देख सके चीज़ों को, इसको दोबारा से क्या कर सके, इस पर दोबारा से डिस्कशन हो सके। बट ऐसा हुआ नहीं, ये जो मीटिंग थी वो नहीं हो पाई, नहीं मीटिंग बुला पाई। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी, प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर कॉन्शियस वोट विच मेंट दैट द एमपीज एंड द एमएलएज ऑफ द कांग्रेस शुड बी फ्री टू वोट द वे दे वॉन्ट। तो जब मीटिंग नहीं बुलाई तो इंदिरा गांधी को लगा कि यार चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी क्या चाह रही थी, वीवी गिरी को जितवाना चाह रही थी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। नीलम संजीवा रेड्डी उनके ओपोनेंट थे। तो इंदिरा गांधी को लगा अब चीज़ें क्या करना पड़ेगा, अब सीधा सीधा बात करनी पड़ेगी, सीधा सीधा कांग्रेस के एमपीज़ और एमएलए से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये बोला, वो ओपनली आई, उन्होंने सीधा सीधा बोला सबको कि देखो, भले ही कांग्रेस ने विप इशू कर दिया हो, ऑर्डर बोल दिया हो कि भाई सबको क्या करना है, नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करना है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपनी कॉन्शियस के मुताबिक, आप अपनी अंतरात्मा के मुताबिक वोट करना। कांग्रेस की प्रेसिडेंट ने अगर जो विप इशू करा है उसके मुताबिक वोट मत करना, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, उन्होंने इस तरीके से बोला कि अपनी कॉन्शियस के मुताबिक हर इंडिविजुअल्स को फ्री होना चाहिए ताकि वो अपने मुताबिक वोट कर सके, रादर देन कि जैसा कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने बोला है, कांग्रेस की पार्टी कमांड ने बोला है। समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसकी वजह से इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। अल्टीमेटली वीवी गिरी जीत जाते हैं। वीवी गिरी को सपोर्ट कौन कर रहा है, इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा बोलने से इंदिरा गांधी ने जब ओपनली ऐसा बोल दिया कि भाई अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली वोट करो, यू आर फ्री टू वोट एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसके बाद फाइनली जीतता कौन है, वीवी गिरी जीतते हैं और नीलम संजीवा रेड्डी यहाँ पर एक तरीके से हार जाते हैं, जो कि उस समय कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। अब बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है कि द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी। अब बिल्कुल जो कांग्रेस का जो मेन कैंडिडेट था, जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे नीलम संजीवा रेड्डी, वो तो हार गए। तो फाइनली क्या हो जाता है कि इसके बाद कांग्रेस में एक क्लियर स्प्लिट हो जाता है। पार्टी एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कैसे, कांग्रेस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी है उनको पार्टी से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी, और इंदिरा गांधी क्या बोल रही है कि भाई कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप ने बोला था कि नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करना, लेकिन इंदिरा गांधी क्या कर रही है, इंदिरा गांधी यहाँ पर बोल रही है कि नहीं, अपनी एक तरीके से यू आर फ्री टू वोट, ठीक है, आप अपनी फ्री चॉइस के मुताबिक वोट करना, ज़रूरी नहीं कि आपको कांग्रेस पार्टी की कमांड को मानना है। तो कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट लोग थे उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने क्या करा है, पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करा है, पार्टी के खिलाफ वो गई है, एंड जो पार्टी की कमांड थी उनको नहीं माना, एंड एक तरीके से वो उनका इनडिसिप्लिन बिहेवियर है। इसी इनडिसिप्लिन बिहेवियर के पनिशमेंट के तौर पर इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया। बिकॉज शी अल्टीमेटली वेंट ओपनली वो क्या कर रही है, ओपनली वो कांग्रेस के सिंडिकेट के खिलाफ जा रही है, राइट, एंड ओपनली वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी डिसिप्लिन यहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर अफेक्ट हो गया, तो इसकी वजह से उनको पार्टी से रिमूव कर दिया गया, राइट। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, पार्टी से जब रिमूव कर दिया गया, शी क्लेम्ड दैट हर ग्रुप वॉज अ रियल कांग्रेस। तो उन्होंने बोला कि मैं जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं कांग्रेस के, और हम सबका क्या है, एक ग्रुप है, जो हमारा ग्रुप है ना वो एक रियल कांग्रेस है, रादर देन जो सिंडिकेट वाला ग्रुप है वो। 1969 तक क्या हो जाता है, कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट केम टू बी रेफर टू एज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड द ग्रुप दैट वाज लेड बाय इंदिरा गांधी केम टू बी कॉल्ड एज कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट।
तो 1969 तक जो कांग्रेस ग्रुप जिसको सिंडिकेट लीड कर रहा था उसका नाम क्या पड़ा, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पड़ा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है उसको कमांड कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, दिस वॉज समथिंग जो सिंडिकेट लीड कर रहा था। और दूसरी तरफ क्या है, इंदिरा गांधी का जो एक तरीके से जो फैक्शन था, इंदिरा गांधी वाला जो ग्रुप था वो क्या बना, कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट बना, एंड इट वॉज लेड बाय इंदिरा गांधी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कांग्रेस फॉर्मली स्प्लिट हो जाती है, बट जाती है दो अलग अलग पार्ट्स में। दीज टू पार्टीज वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड कांग्रेस एंड द न्यू कांग्रेस। तो अब दो अलग अलग पार्टी होगी। पहली वाली क्या है, उसको बोला जाता है जो कांग्रेस ओ है, जो कांग्रेस ओ है वो क्या है, ओल्ड कांग्रेस है, क्योंकि इसमें ओल्ड सीनियर लीडर्स है, राइट। दूसरी बड़ी क्या है, इंदिरा गांधी, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो उनके द्वारा जो पार्टी लीड करी जा रही है, कांग्रेस आर जिसको हम कह रहे हैं, तो ये जो पार्टी है उसको क्या बोला गया, न्यू कांग्रेस के तौर पर स्टैब्लिश किया गया, एंड दिस वाज कॉल्ड एज न्यू कांग्रेस। आई होप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ओल्ड कांग्रेस किसको बोला गया, न्यू कांग्रेस किसको बोला गया, एंड काफ़ी सिंपल भी है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट करा स्प्लिट as the ideological divide between the socialist and conservative, between the pro poor and the pro rich। तो इंदिरा गांधी ने ये जो स्प्लिट बताया गया है कांग्रेस पार्टी में, जो फाइनली फॉर्मली स्प्लिट हो गया, यूनिटी एक तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो गई है ना, यूनिटी से क्या हो गया, यूनिटी के बाद डिवीजन हो गया। तो इंदिरा गांधी ने इसको बताया कि ये एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, किसके बीच में, सोशलिस्ट के बीच में और कंजर्वेटिव के बीच में। उन्होंने अपने आप को बोला दैट दे आर सोशलिस्ट। इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा गांधी का जो ग्रुप है, जो कांग्रेस आर है, वो सोशलिस्ट है और वो प्रो पुअर पार्टी है। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस सिंडिकेट है ना, या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो एक कंजर्वेटिव पार्टी है, वो एक कंजर्वेटिव लोग हैं और साथ ही साथ वो प्रो रिच लोग हैं। इसीलिए तो वो लोग लेफ्ट ओरिएंटेड जो पॉलिसीज थी इंदिरा गांधी की, उसको क्या कर रहे थे, उसको एक तरीके से उसमें डिसएग्री कर रहे थे। समझ में आ गया। इस तरीके से इंदिरा गांधी ने क्या करा, अपने आप को दिखाने की कोशिश करी कि देखो भाई, इंदिरा गांधी की जो पार्टी है ना, जो कांग्रेस आर है ना, वो ही गरीब लोगों के तरफ कमिटेड है, उनके लिए काम कर सकती है, एंड वही रियल कांग्रेस है। एंड वो लोग क्या करेंगे, सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को आगे लेकर के अडॉप्ट करेंगे, आगे लेकर के चलेंगे, एंड इंडिया में क्या करेंगे, जो भी प्रो पुअर पॉलिसीज़ है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करते हुए, गरीबी हो गया, अदर जो सोशल इशूज़ हैं, इकोनॉमिक इशूज़ हैं इंडिया के सामने, उसको दूर करेंगे, राइट। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें थी, हमने पूरा स्टोरी, पूरा बैकग्राउंड समझा कि चीज़ें शुरू कैसे होती है। सिंडिकेट और गांधी, इंदिरा गांधी के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, धीरे धीरे साइमल्टेनियसली वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि क्या हो जाता है, दो अलग अलग पार्ट में एक तरीके से पार्टी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। देयर वाज अ स्प्लिट इन द पार्टी, राइट। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ लेते हैं प्रीवी पर्स के बारे में। अबॉलिशन हुआ था यहाँ पर, तो प्रीवी पर्स क्या होते हैं, क्यों अबॉलिशन किया गया, उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। सो प्रीवी पर्स क्या है, किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से जुड़ी हुई ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हो रहा था तो वहाँ पर एक एश्योरेंस की गई that after dissolution of the princely rule, the rulers' families would be allowed to retain certain private property and given a grant in heredity or government allowance measured on the basis of the extent, revenue and potential of the merging state। क्या बोला जा रहा है, प्रिंसली स्टेट्स का जब इंटीग्रेशन कराया जा रहा था, इस अश्योरेंस के साथ कराया जा रहा था कि जब डिसोल्यूशन हो जाएगा प्रिंसली स्टेट्स का, तो फिर जो रूलर की जो फैमिली है ना, जो भी रूलर की फैमिली है, वो कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके पास तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, प्रिंसली रूलर्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो जब वो भारत में एक तरीके से विलय हो जाता है, उनका इंटीग्रेशन हो जाता है, तो हमने बोला, अश्योरेंस दी कि ठीक है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी, गवर्नमेंट उसको नहीं ऑन करेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हम आपको ग्रांट देंगे, कुछ अलाउंसेस आपको देंगे, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में आपको क्या देंगे, रेवेन्यू के टर्म्स में आपको कुछ अलाउंसेस देंगे, बिकॉज यू आर एग्रीइंग कि आप इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे हो। तो इस तरीके से कुछ प्रिविलेजेस, कुछ अलाउंसेस भी इंडिया ने देने के लिए अश्योर किया था कि पहली बात, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, कुछ आपकी ही रहेगी, सरकार उसको कंट्रोल नहीं करेगी, सरकार नहीं छीनेगी आपसे वो प्रॉपर्टी जो आपकी है। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ अलाउंसेस भी आपको देगी। यही सारा जो ग्रांट मिल रहा था उसको बोला जाता था प्रीवी पर्स, राइट। तो यही जो स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स करवाने के अश्योरेंस में, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, दिस वर कॉल्ड एज प्रीवी पर्स। होता क्या है कि जब ये प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा था, तो उस समय इन सब चीज़ों को कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा प्राइमरी एम क्या था, प्राइमरी एम था किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन हो जाए इंडिया का, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हो जाए इंडिया में,
ये हमारा प्राइमरी एम था। तो हमने बोला कि भाई किसी भी शर्त में साम दाम दंड भेद कुछ भी करना है, अगर वो चाह रहे थे कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करके रखे, तो भाई हम आपको बोलेंगे बिल्कुल कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो। सरदार पटेल ने पूरी खुली पॉलिसी रखी थी कि जितना फ्लेक्सिबिलिटी हम दे सकते हैं उतना देंगे, और इसी की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या फिर अलाउंस देने की बात हो, ये बिल्कुल एग्री कर लिया गया था। इस पर किसी ने ये नहीं सोचा, दो बार सोचा नहीं कि भाई ये क्रिटिसाइज़ करना चाहिए या ऐसे कैसे स्पेशल प्रिविलेज उनको दे सकते हैं। उस समय हमारा सबसे ज़्यादा क्लियर कट एम था कि उनको इंटीग्रेट करना है। वो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी जो हम फेस कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद जो सारी हेरिडिटरी जो प्रिविलेज है, बिकॉज वो लोग क्या है, राजा है, तो ये एक तरीके से जो हेरिडिटरी प्रिविलेज दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इट वॉज सीन नॉट कॉन्सोनेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई है। तो जब स्पेशली ऐसे रूलर्स को, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, उनको अगर गवर्नमेंट स्पेशल प्रिविलेज देगी तो ये इक्वालिटी और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के खिलाफ है। उसको इस तरीके से धीरे धीरे क्या होने लगा, इंडिया में इस तरीके से उनको समझाना जाने लगा। नेहरू ने भी क्या करा था, नेहरू ने भी बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन दिखाया था कि भाई ये जो चीज़ें हो रही है, ये जो प्रिविलेज दिया जा रहा है आज़ादी के बाद, अब उनका विलय हो गया तो उनको बहुत लंबे टाइम तक हम उनको स्पेशल अलाउंस वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि दैट वुड बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो नेहरू ने भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेस करा। 1967 इलेक्शन जब हो रहा था तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने इस पर्टिकुलर डिमांड को सपोर्ट करा कि गवर्नमेंट को अब प्रीवी पर्स को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मोरारजी देसाई क्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है, अगर ऐसा होता है तो इट वुड बी मॉरली रॉन्ग एंड ये एक ब्रीच ऑफ फेथ होगा प्रिंसेस के साथ में, क्योंकि हमने उनको अश्योर किया था कि अगर आप भारत का पार्ट बनोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, और अगर अब भारत की सरकार पीछे हट रही है, एबॉलिश कर रही है इन सारे पर्सेस को, तो ये मॉरली, नैतिक तौर पर गलत होगा। राइट, इस तरीके से क्या हो रहा था, इस तरीके से अलग अलग ओपिनियंस रखे जा रहे थे। तो फाइनली क्या होता है, कुछ ट्राई भी किया जाता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आने की कोशिश करी जाती है 1970 में, ताकि इनको अबॉलिश किया जा सके, बट वो राज्यसभा में पास नहीं होता। फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस लेकर आने की कोशिश करी जाती है, लेकिन ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी इसको बहुत बड़ा एक मेजर इलेक्शन इशू बनाती है 1971 में। तो 1971 में क्योंकि इंदिरा गांधी एक तरीके से प्रो पुअर पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी, लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी, और उसमें आइडिया क्या है, मेजर आइडिया सोशल इकोनॉमिक जस्टिस एंड प्रीवी पर्स क्या है, दीज आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर मेजर इलेक्शन इशू में उसको कन्वर्ट कराया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, एंड बहुत सारा पब्लिक सपोर्ट उनको मिलना चालू हुआ। राइट, फाइनली क्या हो जाता है, जब इंदिरा गांधी को 1971 इलेक्शन में जीत मिल जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाता है, एंड ये जो लीगल ऑब्स्टेकल आ रही थी अबॉलिशन करने में प्रीवी पर्स की, उसको हटा दिया जाता है, एंड फाइनली क्या हो जाता है, प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दिया जाता है। राइट, तो हमने ये क्या पढ़ा कि अंडरस्टैंडिंग करी कि प्रीवी पर्स को लेकर के क्या क्या कंसर्न्स थे अलग अलग लीडर्स के, नेहरू के क्या कंसर्न थे, मोरारजी देसाई के क्या कंसर्न थे, एंड इंदिरा गांधी ने कैसे प्रीवी पर्स के अबॉलिशन को काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया 1971 में, एंड फाइनली उसका अबॉलिशन कर दिया जब वो 1971 के बाद एक डोमिनेंट, एक तरीके से अपने आप को डोमिनेंट पार्टी के तौर पर अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करती है, एंड काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ 1971 की इलेक्शंस को जीत लेती है। राइट, तो पूरी की पूरी स्टोरी मेरे हिसाब से हमने क्लियर कर ली यहाँ पर कि किस तरीके से स्प्लिट होता है कांग्रेस पार्टी में, पूरा बैकग्राउंड समझ लिया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कुछ दिमाग में। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ना उसको कवर करेंगे। उसमें देखेंगे 1971 की इलेक्शन की कहानी क्या है, किस तरीके से इंदिरा गांधी इस इलेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ जीत जाती हैं, दोबारा से अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करती है कि वो क्या है, दोबारा से अपने आप की डोमिनेंस को, अपनी पार्टी की डोमिनेंस को यहाँ पर स्टैब्लिश कर लेती है। राइट, समझेंगे, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।